हाय, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं बालचंद यादव एक बार फिर से आपको इतिहास पढ़ाने की ऐतिहासिक नया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आज। ठीक है, मैं इतिहास के क्रम में आज विश्व का इतिहास आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कुछ परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण आती हैं। जैसे कि LLB के कोर्सेस में आप देखते होंगे कि 5 ईयर्स में जो BLLB का कोर्स होता है, उसमें पहले सेमेस्टर के और तीसरे सेमेस्टर में ठीक है आपको विश्व इतिहास में पढ़ने का अवसर मिलता है, जिसमें उसका जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही कुछ हम यहाँ पर जो है विश्व के इतिहास के विषय में कुछ बात करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ नई नई चीज़ हम आपको बताएंगे और उसका पाठ्यक्रम किस तरह का है, या उस पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इस विषय में हम बात करेंगे। एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भी, इसके अलावा उसकी भी जरूरत UPSC के मेंस में कभी कभी पड़ती है। कुछ विषयों को लेकर के पूछा जाता है। हालांकि विश्व के इतिहास की अपनी विशेषताएं अपनी अलग हैं। इसका वर्तमान कंपटीशन में बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं है, लेकिन हाँ मेंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको कहीं न कहीं। ठीक है, और विश्व के इतिहास को पढ़ने के लिए आपको एक नए फट की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ इस इतिहास को आपको, जैसे आप देखते होंगे, इसकी ज़रूरत हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान को समझने के लिए और एक नई विचारधारा यूरोपियन विचारधारा को जानने के लिए ठीक है ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि विश्व के इतिहास में विश्व के समस्त देशों की बात होती है, यूरोपियन कंट्रीज की बात होती है और उनकी विचारधाराओं के बारे में बात होती है, उनकी विकासशील परिवर्तनों के बारे में बात होती है और कहीं न कहीं ऐसे कल्चर की बात होती है जिसमें किस तरह से कोई चीज़ सुधारी जाती है, फिर किस तरह से सुधरी हुई चीज़ बिगड़ी और फिर बिगड़ी हुई चीज़ में पुनर्जागरण जो है की व्यवस्था लागू हुई और उसका फिर कैसे विकास हुआ। उस विकास में इंग्लैंड में यूरोप में इंग्लैंड ने किस तरह से अपने आप को महत्वपूर्ण जो है देशों में शामिल किया और किस तरह से उसने अपने आप को अग्रणी रखा अर्थात आगे रखा। और इस विषय में हम छोटे छोटे टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपका वो लंबा वीडियो ना हो, और कोशिश करेंगे कि ऐसे वीडियो को और विश्व इतिहास को समझने के लिए कम से कम इतने ही वीडियो बनाए जाएं जिसमें आपकी उपलब्धता जो है बनी रहे। इसके अलावा तो वैसे तो ये कोर्स विश्व का इतिहास जो है यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास, इसकी जो शुरुआत होती है वो विषय में वो पुनर्जागरण से होती है। कहाँ से होती है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब रेनेसा, रेनेसा मतलब फिर से जागना, फिर से जागना मतलब कोई चीज सोई हुई यहाँ से, मतलब किसी चीज की सोने की बात नहीं हो रही है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति या कोई अवस्था में कोई चीज सो रही हो, आप उसे जाकर के जगा देंगे नहीं। इस पुनर्जागरण से मतलब उन समस्त व्यवस्थाओं का विरोध है या उन समस्त व्यवस्थाओं में सुधार है जिसका जिसकी स्थापना पहले हुई होगी। और इन स्थापनाओं में जैसे कि आप देखते होंगे कि किस तरह से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखिए, विश्व का जो इतिहास है ये पुनर्जागरण आप 14वीं शताब्दी से पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत ये सॉरी आधुनिक तक पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हें इसका प्रारंभ 14वीं शताब्दी से आप मानेंगे। ठीक है, 14वीं शताब्दी में खास करके 1553, 15वीं शताब्दी में खास करके 1553 से मांगेंगे जानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व के इतिहास में केवल यही डेट मायने रखती है, यही साल मायने रखता है पुनर्जागरण की दृष्टि से। पुनर्जागरण क्यों हुआ होगा? क्यों? क्योंकि विश्व के इतिहास में आप देख रहे होंगे कि विश्व ने किस तरह से विकास किया होगा, विश्व के यूरोपियन देशों ने किस तरह से विकास किया होगा। जैसे प्रथम से 5वीं शताब्दी तक ये इनके विकास का ऐसा काल था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से विकास किया। उसके बाद में 5वीं शताब्दी से प्रारंभ करेंगे या 6वीं शताब्दी से प्रारंभ करेंगे और करीब करीब 14वीं शताब्दी तक का जो इनका काल है वो कर्मकांडी काल रहेगा, जिसमें सामंतवादी व्यवस्था आप देखेंगे किस तरह से इसका विकास हुआ, किस तरह से इसके धर्मों का, ठीक है, इन्हीं शताब्दी में धर्मों का बोलबाला हुआ, कर्मकांड ने अपनी जगह ली। ठीक है, तो लोगों के अधिकारों का हनन हुआ, लोगों के अधिकारों का जब हनन हुआ तो किस तरह से विकास में बाधाएं आई। तो पहले विश्व में यूरोपीय देशों ने, ठीक है, पहले चीजों को समझिए आप, यूरोपीय देशों ने विकास किया होगा। ठीक है, और ये जो विकास का इनका क्रम है, ठीक है, वो पहली शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक रहा होगा। कब तक रहा होगा? 5वीं शताब्दी तक रहा होगा। फिर इस विकास को किसी की नजर लगी या इस विकास में उन व्यवस्थाओं का उद्भव हुआ या विकास हुआ जिनमें इस विकास ने अपनी गति को खो दिया।
ठीक है, गति को खो दिया। ठीक है, तो गति को खो दिया का मतलब ये है कि ठीक है, जो विचारधाराएं हैं वो 5वीं शताब्दी के या 6वीं शताब्दी के प्रारंभ से और आप देखेंगे 14वीं शताब्दी के ठीक है इंड तक इन व्यवस्थाओं में सामंतवादी व्यवस्थाओं ने राजाओं के राजत्व सिद्धांतों ने धर्मों के ठीक है अपने प्रभाव ने इस व्यवस्थाओं को चरमरा दिया। ठीक है, और इसका जो विकास की गति 5वीं शताब्दी तक टॉप थी उसको कहीं ना कहीं अवनति की अवस्था में ला करके रख दिया। ठीक है, इन्हीं व्यवस्थाओं को या इन्हीं विचारधाराओं का विरोध करने के लिए पुनर्जागरण होता है। ठीक है, तो पुनर्जागरण का मतलब ये नहीं है कि हम लोग देखते हैं कि कोई चीज सोई और उसे जगा देना, नहीं, इस तरह से नहीं है। तो इसका मतलब ये है पुनर्जागरण से, तो हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुनर्जागरण बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही कम मात्रा में हम पढ़ेंगे, इसे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा सा वीडियो मेरा ज्यादा हो जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम वीडियो में आपको इसको समेटने की कोशिश करूं। पुनर्जागरण का अर्थ होता है, आप सरल भाषा में अगर इसे देखेंगे तो पुनर्जागरण का मतलब होता है नवयुग की जानकारी देने वाला, नवयुग की जानकारी देने वाला। अब कौन से नवयुग की जानकारी दे रहा है? ठीक है, तो किस तरह की नवयुग की जानकारी दे रहा है, तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि किस तरह से 1453 में से इसकी प्रारंभ शुरुआत मानेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसके अलावा ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। ऐतिहासिक दृष्टि से, ठीक है, अब ऐतिहासिक दृष्टि से यानी नवयुग की सूचना देने के लिए जो ऐतिहासिक दृष्टि से कोई भी महत्वपूर्ण, तो ऐतिहासिक दृष्टि से कोई भी महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण डेट नहीं रह सकते हैं या महत्वपूर्ण परिभाषाओं को का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पुनर्जागरण में तो मतलब कहने मतलब ये कि जो आप ऐतिहासिक दृष्टि से अगर ये जानने की कोशिश करेंगे किस सन में, किस एरा में या कब इसका प्रारंभिक है, तो खैर इसको हम 1453 मानते जरूर हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि इसे आप समझ लीजिए कि 1453 एक ऐसा समय था कि हाँ ऑटोमान तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, फिर किस तरह से व्यवस्थाएं आगे बढ़ी। तो ये तो प्रारंभ का एक ऐसा बिंदु है जिसका कारण बना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपसे ये कहना चाहूंगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण और सहज परिभाषा आप नहीं कह सकते। ठीक है, सहज परिभाषा की बात आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था में सभी का, ठीक है, तो अब इसका अभिप्राय सभी परिवर्तनों से है। ठीक है, तो अर्थात ये जो पुनर्जागरण का प्रारंभ है, ठीक है, इसमें सभी व्यवस्थाओं के विरोध का अभिप्राय है। ऐसा नहीं है कि बौद्धिक वर्ग शामिल था या कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने का कारण था। ठीक है, इटली जाना, रोम जाना, ठीक है, यूरोप में इंग्लैंड जाना, इसका तो एक वो वास्तविक नजरिया है जिसे हम लोगों ने एक नए एंगल से देखने की कोशिश की है। ठीक है, ये सभी परिवर्तन में आधुनिक युग, ठीक है, तो ये जो सभी परिवर्तन हुए हैं तो इसका मेन कारण ये है कि इसका जो सभी परिवर्तन है वो मध्य युग से प्रारंभ हुए। तो मेन चीज ये है कि ये सभी परिवर्तन कब से शुरू हुए हैं? मध्य युग से। तो मध्य युग से प्रारंभ होता है और आधुनिक युग तक रहता है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो इसमें क्या होगा, मैं आपको कुछ चीजों की बताऊंगा कि मध्यकालीन जो समय होगा, ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किस तरह से 1453 पर एडी में, ठीक है, एक स्थान है, ठीक है, कुस्तुनतुनिया, ठीक है, अगर थोड़ा सा लिखने में अव्यवस्था हो तो थोड़ा सुधार लीजिएगा। कुस्तुनतुनिया पर जो है ऑटोमान तुर्कों ने जो है अधिकार कर लिया, अर्थात तो तुर्कों ने इस पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ के जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को मूव कर लिया। कहाँ कहाँ मूव किया? ठीक है, पहला मूव होता है आपका इटली, क्योंकि वहां से इटली थोड़ा नजदीक पड़ता है, और इटली के 2 शहरों के नाम आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो बौद्धिक दृष्टि से और इसके विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीएस फैक्ट से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला इटली में एक स्थान पड़ेगा फ्लोरेंस।
फ्लोरेंस, ठीक है। और दूसरा नाम आपको इटली में पड़ेगा रोम, ठीक है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद में इंग्लैंड मूव करते हैं, ठीक है। बौद्धिक वर्ग के लोग कि ऐसा नहीं है कि केवल इटली में रहते हैं, तो इंग्लैंड भी इनके मूव होती है। इंग्लैंड में भी अब ये आगे चल के, वैसे यहाँ पर जगहों के नाम तो आपको नहीं ज़्यादा मैं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं 2 विश्वविद्यालयों के नाम जरूर आपको बता दूंगा। एक का नाम यहाँ पर आपको पड़ेगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, और दूसरा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ठीक है। तो कुस्तुतनिया पे जब ऑटोमन तुर्कों ने आक्रमण कर दिया 1453 में, इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इस रास्ते को ब्लॉक करने के बाद में यूरोप का जो संपर्क है वो एशिया से कट जाता है, और जब इसका संपर्क कट जाता है, व्यापारिक दृष्टि से उनका अधिकार हो जाता है, तो इसमें तुर्कों की जो आक्रमण से है, तो वहाँ के जो बौद्धिक लोग थे, जो संपन्न लोग थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है, जिनमें भाषा विकास, साहित्य, इस तरह की समस्त विचारधाराएं शामिल थी, तो वो लोगों ने अपने आप को मूव करके कहाँ पहुंचा दिया, ठीक है, इटली में पहुंचाया। इटली में खास करके फ्लोरेंस में और रोम में इन्होंने अपना विस्तार किया। इंग्लैंड में आप देखते होंगे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यहाँ पे हम चल के चर्चा करेंगे आगे चल करके कि किस तरह से किसी देश का, ठीक है, मोबिलाइजेशन होता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि राजनीतिक दृष्टि से, अर्थात ये जो मूव है, ठीक है, इन लोग का जो आगमन है इन जो है क्षेत्रों में, इस आगमन से देखो यहाँ पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्रभाव हैं, जैसा आप देखेंगे सामाजिक प्रभाव। जब भी कोई एक विचारधारा दूसरी विचारधारा से मिलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक प्रभाव होता है। सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी प्रभाव होता है। राजनीतिक प्रभाव का मतलब ये हुआ कि, ठीक है, आपकी विचारधाराओं से और हमारी विचारधाराओं से जो प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़े, उसे राजनीतिक विचार जो है प्रभाव कहेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं आर्थिक विकास का भी जो है, ठीक है, या तो विकास होता है, या तो इसका जो है इसमें विकास की अवस्था होती है, तो इसमें विनाश की अवस्था होती है, यानी नुकसान की अवस्था होती है। कहीं ना कहीं धार्मिक हम क्षेत्र भी देखेंगे कि किस तरह से इनके मुख पर धार्मिक विचारधारा पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। और सामाजिक के साथ साथ कहीं ना कहीं हम समाज जो है साहित्य की भी विचारधारा देखेंगे। वैसे जहाँ तक मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि आप इस पुनर्जागरण में जो सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है, उसके साहित्य विकास पर ज्यादा फोकस दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इस इतिहास को बौद्धिक वर्ग की विचारधारा से लिखने का प्रयास किया गया है, जिसके आधार पर आपको, ठीक है, ये सब चीजें पता चलती रहेंगी। अब पुनर्जागरण के कारण क्या है, ठीक है, तो जब इन लोगों का यहाँ पर आगमन हो जाएगा, तो देखो साहित्य, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस तरह के, ठीक है, नई नई व्यवस्थाओं का जो है उत्पन्न होगा, ठीक है। तो कुछ दुनिया पर अधिकार करने के बाद में क्या होता है, ठीक है भाई, भागने का कारण क्या है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो भागने का कारण भाई ऐसा नहीं कि यहाँ से लोगों को भगा दिया गया। जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, ठीक है, उनके कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो है अधिकारों का हनन हो रहा था, उन पर अत्याचार हो रहा था, ठीक है। और वो जो अपनी चीजों को बनाए रखना चाह रहे थे, जैसे कि आप चाहे धन से लेकर के बात कहें, या ठीक है, या अपनी उस तरह की स्तर को मेंटेन, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो चीजों आवश्यक होती हैं, अगर उन चीजों को कोई व्यक्ति छीन रहा होगा या कोई संप्रदाय आपसे छीन रहा होगा, तो जाहिर सी बात है आप उस चीज को मूव कर जाएंगे। तो इस वजह से ये मूव हुआ, ठीक है। और इसके मूव के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आप देख होंगे कि यूरोप में जब इसका मूव होता है, ठीक है, तो साहित्य के साथ साथ धार्मिक और किस तरह से सामाजिक विकास होता है। हम राजनीतिक और आर्थिक भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस चीज में ध्यान रखेंगे। हाँ, इन विद्वानों के नाम आपको बहुत याद रखने पड़ेंगे, जैसे पेटार्क महोदय होंगे, लियोनार्ड महोदय होंगे, ठीक है। इसमें आप कुछ और विद्वान हैं जिनमें से आप दांते का नाम याद रखेंगे। तो ये सब चीज़ों को बहुत जरूरी है कि आप कितना जल्दी इसको फ्लो से याद कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके कारणों में से, ठीक है, सबसे ज़्यादा साहित्यिक कारण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बहुत से लोगों के नाम सुनेंगे पुनर्जागरण का प्रतिपादन करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस साहित्य पर प्रभाव करने वाले किन जो है, ठीक है, विद्वानों के नाम, जिनमें से आप नंबर 1 लेंगे दांते। और दांते की एक पुस्तक है, मैं उसका नाम ही आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरे हैं इरेमस। इरेमस की पुस्तक है, ठीक है, इसको इन फ्रेज ऑफ वैली फोली बोलते हैं, इनको बोलते हैं इन फ्रेज ऑफ फॉली, ठीक है।
तो इरैस्टो ने पुस्तक लिखी, इसमें वहाँ के साहित्य पर प्रकाश डाला है, ठीक है। इसके अलावा पुनर्जागरण के एक अन्य साहित्यकार हैं या लेखक हैं या कवि हैं, ठीक है। इनमें आपका नाम ठीक है, नाम आ जाएगा चौसर महोदय का। चौसर महोदय, इसके साथ में आप चाहेंगे तो जर्मनी के एक जो है धार्मिक उत्थान करता है या एक नए धर्म की व्यवस्था को कायम करने वाले व्यक्ति, इनका नाम है मार्टिन लूथर। इनको भी हम पढ़ेंगे। मार्टिन लूथर, इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की नई विचारधारा ही पैदा कर दी, ठीक है। क्योंकि पुनर्जागरण जो होता है, ठीक है, वो कैथोलिक धर्म का समर्थक होता है, ठीक है, या कैथोलिक धर्म का विरोध करता है, ठीक है। और कैथोलिक धर्म में सुधारवादी विचारधारा का विरोध करता है, सॉरी सुधारवादी विचारधारा लाना चाहता है। इसी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो हम आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से। यहाँ तक देख लेते हैं 2 मिनट के लिए कि विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण क्यों हुआ। तो पुनर्जागरण का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो पुनर्जागरण का मुख्य कारण यह है कि व्यवस्थाएं पहले चली आ रही थी। मैंने बताया कि आपको यहाँ पर शायद मैंने मिटा दिया है अभी, कि किस तरह से पहली शताब्दी से लेकर के और 5वीं शताब्दी तक, ठीक है, विश्व के इतिहास में यूरोप का विकास होता है। उसके बाद में 5वीं शताब्दी से लेकर के और किस तरह से 4वीं शताब्दी तक इसमें सामंतवाद, ठीक है, शासक वर्ग, धर्म वर्ग, कर्मकांड, ठीक है, इस तरह का जो है विकास होता है, जिस वजह से जनता पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है और जनता के इसकी जो विकास की विचारधाराएं या विकास की अवस्था है वो अनंत काल में चली जाती है। इसका कहीं ना कहीं आर्थिक मापदंड भी, ठीक है, सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि जब इस तरह की विचारधारा एक्टिव होती है तो कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा जाती है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्थाएं सही से काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से सामाजिक स्तर का डाउन हो जाता है और धार्मिक कर्मकांड की बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे ना तो साहित्य का सही से विकास हो पाता है और न साहित्य के उस विजन को जनता तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, जिससे उनको उन चीजों के बारे में पता चले, जैसे बाइबिल का, ठीक है, हिंदी बाइबिल का अनुवाद करना, ठीक है, या बाइबिल की चीजों को सामाजिक स्तर पर पहुंचाना, ठीक है। तो इन चीजों का विकास नहीं हो पाता है। इस ऐसे में जब इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, ठीक है, जिसमें रोम का नाम आप सुनेंगे, ठीक है, या यूं लीजिए कि वहाँ की कैथोलिक धर्म की विकास ये व्यवस्था को आगे सुनेंगे और किस तरह से कैथोलिक धर्म ने, ठीक है, अपने अंडर में सारे राजाओं को कर लिया, जो है वो सर्वे सर्वा बन गया और किस तरह से उसने नए नए टैक्स और टैक्स की दरों को बढ़ाता गया, ठीक है, सामाजिक, ठीक है, किस तरह से सामाजिक नियमों का उल्लंघन होता गया, नए नए कानूनों का आविष्कार होता गया। यूरोप में करीब करीब इस तरह के 400 कानून चल रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीजों पर हम बात करेंगे, ठीक है, किस तरह से। फिर उसके बाद में इस व्यवस्था में एक नया नाम आप जोड़ सकते हैं, नया कारण जोड़ सकते हैं, जो एक सिर्फ नाम मात्र है, 1453 में किस तरह से तुर्कों ने यूरोप पर अपना अधिकार जमाने के लिए, ठीक है, कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया। और ये कुस्तुतुनिया आप देखेंगे, खैर मैं इसका मैप नहीं बना पाया हूँ, कुस्तुतुनिया का अधिकार होने के बाद में किस तरह से यूरोप का कनेक्शन एशिया से कट जाता है और एशिया से कनेक्शन कट जाता है तो यहाँ के जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। और मूव कहाँ करेंगे, ठीक है, इटली और इंग्लैंड, ठीक है। इटली में आगे चल के भी देखेंगे किस तरह से फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, रोम में किस तरह से साहित्यिक विकास की विचारधारा होगी, किस तरह से इंग्लैंड के कुछ विचारक जैसे समलिंग्स होंगे, ठीक है, इनमें कॉलेज होंगे, ये कोटलेस होंगे, ये लोग जाकर के, ठीक है, इटली से एक नई विचारधारा, इटली से साहित्य सीख करके आते हैं और इंग्लैंड में इसको फ्लो करते हैं। फिर आगे चल करके हम और भी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ पुनर्जागरण की उस पृष्ठभूमि को आपके पास पहुंचा दिया हूं, जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से पुनर्जागरण की रूपरेखा तैयार हुई। और पुनर्जागरण ऐसा नहीं है कि केवल कुस्तुतुनिया पर तुर्कों के आक्रमण की मेन वजह थी, इसकी और भी वजह थी, ठीक है। जनता में पहले से भी रोष था, जनता को सिर्फ और सिर्फ उन सब चीजों की आवश्यकता थी जिसके लिए पुनर्जागरण किया जा सके, चाहे आप और ये पुनर्जागरण, ठीक है, यहाँ से इसलिए माना जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ से आने के बाद में देखिएगा भी किस तरह से कागज का आविष्कार होगा, ठीक है। आप जाके मैं देख लूंगा, आपको भी नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 मिनट बाद अपलोड करूंगा इसका अगला वीडियो, और आपको बेहतर तरीके से और इस नए तरीके से, ठीक है, और कोशिश करूंगा कि हाँ इसमें और कितना मैं जोड़ करके आपको नया बता सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, 5 मिनट बाद या फिर नेक्स्ट डे में आपको इसकी नई क्लास दूंगा। थैंक यू।